चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंजूस सास की कंजूस बहू। रोज की तरह अनीता आज भी किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी सास राधा आती है और उसे सब्जी काटते हुए देखकर कहती है, अरे अनीता बहू, आज सब्जी बनाने के लिए तुमने थोड़ी ज्यादा आलू टमाटर नहीं काट लिए? आधे आलू टमाटर उठाकर फ्रिज में रख दो, इसकी सुबह सब्जी बना लेना। आखिर हम हैं ही 4 लोग, 4 लोगों में इतनी सब्जी थोड़ी ना लगती है बहू। लेकिन माँ जी, इतनी सब्जी तो हम सब मिलकर खा लेंगे, और बाकी आलू सब्जी अगर काट कर रखूंगी कल तक सूख जाएगी, इसलिए आज ही बना लेती हूँ। अरे नहीं बहू, ज्यादा बन जाएगी तो फेंकनी पड़ेगी, तुम आधी सब्जी उठाकर फ्रिज में रख दो, कल बना लेना। ऐसा कहकर राधा वहां से चली जाती है। अनीता अपने आप से कहती है, पता नहीं माँ जी इतनी कंजूस क्यों है, हर चीज में इतनी कमी करती हैं। अब इतनी सब्जी कोई ज्यादा थोड़ी ना है, लेकिन उन्हें कौन समझाए, जाने दो, मैं तो इतना ही बनाऊंगी। थोड़ी ही देर में अनीता खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। सभी खाना खाना शुरू करते हैं। तभी पवन कहता है, अरे वाह अनीता, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई है, मुझे थोड़ी और सब्जी दो ना, बची है क्या? तभी अनीता देखती है कढ़ाई में सब्जी खत्म हो चुकी थी। अनीता अपने प्लेट से सब्जी निकालकर पवन को देती है। आप मेरी सब्जी खा लीजिए, मैं अचार से रोटी खा लूंगी। तभी राधा अपनी प्लेट से थोड़ी सी सब्जी अनीता को देते हुए कहती है, अरे अनीता, मेरे पास सब्जी थोड़ी ज्यादा है, मैं इतनी सब्जी नहीं खाती, तुम यह खा लो। यह देखकर अनीता का देवर अनीश कहता है, माँ, लेकिन तुमने इतनी कम सब्जी क्यों बनवाई है? बेटा, सब्जी ज्यादा बनती है तो फेंकनी पड़ जाती है, और हम 4 ही तो लोग हैं घर में, इतनी सब्जी बहुत हो जाती है। अगले दिन राधा अपनी बहू से कहती है, अनीता चल बहू, जरा बाजार से सब्जी लेकर आते हैं। दोनों सास बहू सब्जियां लेने के लिए मार्केट जाती हैं। तब राधा एक ठेले पर जाती है और उससे पूछती है, अरे भैया, क्या भाव दिए हैं गोभी? 100 रुपए किलो है माँ जी। अरे बाप रे बाप, इतनी महंगी! और यह आलू कैसे दिए हैं? माँ जी, 100 रुपए की धड़ी आलू है, बताओ कितने तोल दूं? नहीं नहीं भैया, तुम तो रहने ही दो। सस्ती सब्जियां कौन सी है यह बताओ। माँ जी, ये तोरी, परमल, घिया, ये सारी सब्जी सस्ती हैं, सभी 1-1 किलो कर दूं? अरे नहीं नहीं, मुझे पूरी बारात को खाना खिलाना है क्या, तुम 1-1 पाव तोल दो बस। तभी अनीता कहती है, माँ जी, पिछली बार आप यही सब्जियां तो लेकर आई थी, यही सब्जियां खाकर सब बोर हो गए हैं, थोड़ी अच्छी सब्जियां ले लो ना। अरे नहीं बहू, यह तोरी, परमल, भिंडी, यह सारी सब्जी बहुत फायदेमंद होती है, और फायदेमंद होने के साथ साथ सस्ती भी हैं, तो फिर हम महंगी सब्जी क्यों लें? दोनों सब्जियां लेकर कुछ देर में घर आ जाती हैं। अगले दिन अनीता पवन और अनीश का टिफिन तैयार कर देती है। अनीश अपनी भाभी के पास आता है और कहता है, भाभी, आज तुमने टिफिन में क्या बनाया है? अनीश, मैंने आज तोरी की सब्जी बनाई है। अरे क्या भाभी, रोज रोज वही तोरी, भिंडी, परमल खाकर हम बोर हो गए हैं। मेरे सभी फ्रेंड भी अच्छा अच्छा खाना लाते हैं, आप कुछ अच्छा बना लिया करो भाभी। अनीश, आज तुम ये ले जाओ, मैं कल से तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना बना दूंगी। भाभी, आप हमेशा ऐसे कहती हो, लेकिन कुछ अच्छा बनाती ही नहीं हो। देवर जी, आपको तो पता है ना माँ जी का। भाभी, माँ को कहने के लिए मैंने कब कहा है? चलो ठीक है, रहने दो, आज तुम है ना सूजी का हलवा बना लेना, मेरा सूजी का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है भाभी। ठीक है देवर जी, आप तैयार हो जाओ, मैं बना देती हूँ हलवा। अब अनीता अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, देवर जी जिद कर रहे हैं, आज उन्हें सूजी का हलवा खाना है, आप मुझे उसका सामान दे दीजिए। चल बहू, मैं तुझे सूजी और घी दे देती हूँ। राधा किचन में जाती है। किचन में रखी हुई अलमारी का ताला खोलती है और उसमें से थोड़ी सी सूजी, शक्कर और ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा घी निकालकर अनीता को दे देती है। अनीता थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा घी देखकर कहती है, माँ जी, इतने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़े से घी और डालिए, इतने में क्या ही हलवा बनेगा। अरे नहीं बेटा, ज्यादा ड्राई फ्रूट्स और ज्यादा घी डालने से हलवा थोड़ी ना अच्छा बनता है, तुम इतना ही घी डालकर बनाओ हलवा। जब सास वहां से चली जाती है तब अनीता अपने आप से कहती है,
अजीब है माँ जी भी यार, हर चीज को ताला लगा के रखती है, चाबी भी नहीं देती। इतनी कम चीज में हलवा कैसे बन सकता है भला? जरूरत से ज्यादा ही कंजूस है माँ जी। अब अनीता उतने ही ड्राई फ्रूट्स और उतना ही घी डालकर हलवा बनाकर अपने देवर और पति को देती है। पवन हलवा खाकर कहता है, क्या अनीता यार, हलवे में ना तो घी है और ना ही ड्राई फ्रूट्स। अगर तुम हलवा बना ही रही थी तो सारी चीजें अच्छे से डालना चाहिए था ना। वो मैं क्या करती, माँ जी ने मुझे इतना ही सामान दिया। अरे बेटा, ज्यादा घी और ज्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, इसलिए मैंने घी और ड्राई फ्रूट्स कम ही डलवाए हैं। अब तो ज्यादा नखरे मत कर, चुपचाप खा लो हलवा। ऐसा कहकर राधा अपने बेटे की बात टाल देती है। राधा अक्सर रसोई की छोटी छोटी चीजों में कंजूसी किया करती थी और जरूरत की सारी चीजें उठाकर अपनी अलमारी में ताला बंद कर रख दिया करती थी। अनीता को छोटी से छोटी चीज के लिए अपने सास के आगे आकर उसे मांगना पड़ता था। एक दिन अनीता बर्तन साफ कर रही थी कि बर्तन धोने वाली साबुन खत्म हो गई। अनीता अपने सास के पास गई और बोली, माँ जी, बर्तन धोने का साबुन खत्म हो गया है। अरे बेटा, अभी 4 दिन पहले तो तुझे साबुन निकाल कर दिया था मैंने। थोड़ा संभाल कर चलाया कर बेटा, कम से कम 15-20 दिन तो निकाला कर, 4 दिन में खत्म कर दी तूने तो। अच्छा रुक, मैं अभी तुझे साबुन दे देती हूँ, लेकिन ध्यान रखना अगली बार तुझे साबुन 15-20 दिन के बाद ही मिलेगा। राधा किचन में आती है, अलमारी का ताला खोलकर उसमें से साबुन निकालकर अनीता को देती हुई कहती है, लो पकड़ो साबुन, और ध्यान रखना आगे से साबुन इतनी जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए। यह कहकर राधा वहां से चली जाती है। अनीता मन में बड़बड़ाते हुए कहती है, माँ जी भी यार, मैं साबुन खाती थोड़ी ना हूँ, अब जितनी घर में लगती है उतनी तो लगेगी ही ना। हर चीज को ताले में रख देती है, उनसे मांग मांग कर मुझे काम चलाना पड़ता है। आज तो मुझे पवन से इनके बारे में बात करनी ही होगी। फिर रात को जब पवन कमरे में आता है, अनीता पवन से कहती है, पवन, मुझे समझ नहीं आता माँ जी का इतनी कंजूसी क्यों ही करती है। एक तो वो हर चीज अलमारी में रख देती है, ऊपर से ताला लगा देती है, पर जब मैं उनसे मांगती हूँ तो मुझे 2-3 बात तो सुना ही देती है। मुझे हर बार माँ जी से ऐसी छोटी छोटी चीज मांगना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता तो है, मेरी और अनीश की नौकरी बहुत मामूली सी नौकरी है। उसमें इतनी ही तनख्वाह मिलती है जिसमें माँ को थोड़ा सा हिसाब लगाकर चलना पड़ता है। तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? जो चाहे वो मांग लिया करो ना माँ से। आखिर वो जो कर रही है हमारे लिए ही तो कर रही है ना। कल मैं माँ को कह दूंगा, आगे से वो थोड़ा ध्यान रखेंगी। इसी तरह रात बीत जाती है। अगले दिन पवन अपनी माँ से कहता है, माँ, आज मेरा आलू पूरी खाने का बड़ा मन है, तुम रात को प्लीज वही बनवा लेना खाने में। ठीक है बेटा, बनवा लूंगी। शाम होते ही राधा किचन में जाती है, ताला खोलकर तेल निकालती है और अनीता को देती है। बहू, आज पूरी बनानी है ना तो ये तेल ले, और तेल ज्यादा मत डालना बहू, थोड़ा से तेल में ही काम कर लेना। और सुन, पवन और अनीश के लिए 5-5 पूरी बना देना, और हम दोनों तो एक एक खाकर ही काम चला लेंगे बहू। अपनी सास की बात सुनकर अनीता को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। शाम को वो आलू पूरी बनाकर तैयार रखती है। सभी लोग बड़े चाव से खाना खाते हैं। तभी अनीता कहती है, माँ जी, मेरी छोटी बहन रीटा की शादी तय हो गई है, उसी का इनविटेशन देने कल मेरे मायके वाले यहाँ आएंगे। यह तो बहुत अच्छी बात है बहू, तो तुम उनके खाने के लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। हाँ माँ जी, मैं यही सोच रही थी, खाने में वेज पुलाव, कढ़ी पूरी, चावल, रायता और हलवा बना देती हूँ। अरे बेटा, तेज रफ्तार की गाड़ी को थोड़ा सा लगाम लगाओ, इतना सब बनाने की क्या जरूरत है। बनाने दो ना माँ, इसके मायके वाले कौन से रोज रोज आते हैं? अगर वो आएंगे तो उनकी खातिरदारी करना हमारा फर्ज है ना। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन इतना सब कुछ बनाने के लिए क्या जरूरत है? कोई भी मेहमान आएगा, इतनी चीजें देखेगा तो स्वाद लेकर कुछ नहीं खा पाएगा। बेटा, बस तुम कढ़ी चावल बना लेना, पूरी बना लेना, और मीठा रहने दो, आजकल कोई नहीं खाता है मीठा। लेकिन माँ जी, कुछ तो बनाना पड़ेगा ना मीठे में। ठीक है बहू, इतना कह रही है तो थोड़ी सी खीर बना लेना बस। अनीता को राधा की ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। अगले दिन उसके मायके वाले आते हैं। अनीता की माँ राधा से कहती है, बहन जी, रीटा बेटी की अब शादी तय हो गई है, अगले हफ्ते उसकी मंगनी है, तो आप सब लोग जरूर आना। हाँ हाँ बहन जी, जरूर आएंगे, आपको बहुत बहुत बधाई हो। फिर अनीता सबका खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाते हैं। फिर वापस जाते समय अनीता की भाभी उससे कहती है, अनीता, तुमने हलवा तो बहुत ही अच्छा बनाया था, थोड़ा सा और मिलेगा क्या? हलवा खत्म हो चुका था।
क्योंकि अनीता की सास राधा ने उसको सामान ही इतना दिया था कि हलवा सबके लिए एक एक समय का ही बन पाए। अनीता बहाना बनाते हुए कहती है, भाभी बचे हुए हलवे में कॉकरोच गिर गया था, इसलिए मैंने उसको फेंक दिया। अनीता की भाभी सब समझ जाती है। अनीता उन्हें घर छोड़ने के लिए बाहर आती है। तब अनीता की भाभी उससे कहती है, ननद जी, अगर तुम्हें हमारे यहाँ पर आना अच्छा ही नहीं लगा तो हमें बता देते ना पहले ही, हम फोन पर ही तुम्हें बुलावा दे देते। अगर तुम्हें मेहमानों की खातिरदारी ही नहीं करनी, अगर यही तरीका था तो हमें मना ही कर देती ना पहले। अनीता की भाभी ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। अनीता को यह बात बहुत बुरी भी लगती है, लेकिन वह समझती थी कि इसमें उसकी भाभी की कोई गलती नहीं है। वह अपने कमरे में आती है और रोने लगती है। तभी पवन वहां आता है और कहता है, क्या बात है अनीता, मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही हो? तब अनीता सारी बात बताती है। सारी बात सुनकर पवन कहता है, ठीक है अनीता, मैं अभी माँ से बात करता हूँ। अब पवन अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ ये क्या है, तुम इतनी कंजूसी क्यों करती हो? यहाँ तक कि तुमने आज पर्याप्त खाना भी नहीं बनने दिया। कितनी बेइज्जती कर दी है तुमने हमारी। पवन की बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, बेटा हम कोई करोड़पति नहीं है, तुम दोनों की छोटी सी सैलरी है, उसी में घर चलाना पड़ता है। उसी में से अगर 2 पैसे बच जाएंगे तो तुम लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? पवन को अपनी माँ की बात ठीक भी लगती है। वो अनीता के पास आता है और समझाते हुए कहता है, अनीता, माँ भी अपनी जगह सही है यार, तुम माँ की बातों की इतनी टेंशन मत लिया करो। कुछ बातें तो टाली भी जा सकती है ना। ऐसे ही समय बीत रहा था। बीतते समय के साथ अब अनीश की शादी मधु से तय हो जाती है। जल्द ही मधु दुल्हन बनकर राधा के घर आती है और आज मधु का अपने ससुराल में पहला दिन था। मधु अपनी सास के पास जाती है और कहती है, मधु बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, इसलिए तुम सबसे पहले सबके लिए चाय बना लो। हाँ माँ, मैं चाय बना लेती हूँ और खाने भी बना लूंगी, पालक पुलाव, कटलेट, मिक्स वेज, आलू मंचूरियन। मधु बेटा जरा जरा ठहरो, इतनी चीजें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी शादी में दुल्हन को बहुत थकान हो जाती है, अब काम करके और मत थको। खाना तो अनीता बना लेगी, तुम तो बस चाय बना लो। अब अनीता किचन में खाना बनाने के लिए आती है तो मधु पीछे से आकर कहती है, रुकिए दीदी, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। अनीता खाना बनाते समय सब्जी में थोड़ा ही तेल डालती है। यह देखकर मधु कहती है, अनीता दीदी आपको नहीं लगता तेल बहुत कम है? इतने तेल में तो अच्छी सब्जी बन भी नहीं पाएगी। मधु हमारे यहाँ सभी चीजें बहुत कम यूज होती है, सब्जी में तेल भी कम ही डालना पड़ता है, मसाले भी कम, और बाकी सब चीजों में थोड़ी थोड़ी कंजूसी करना पड़ता है, क्योंकि माँ जी को ज्यादा खर्च करने की आदत नहीं है और उन्हें पसंद भी नहीं है। अच्छा ऐसा क्यों दीदी? मधु हर घर के रूल्स अलग अलग होते हैं, तुम यहाँ रहते रहते यहाँ के तौर तरीके सीख जाओगी। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को मधु अनीता से कहती है, दीदी आज खाना मैं बनाऊंगी, देखो मैंने कितनी सारी चीजें मंगवाई है। लेकिन मधु तुमने ये चीज मंगवाने से पहले माँ जी से पूछा था? अरे नहीं दीदी, पूछने की क्या जरूरत है, मेरा मन किया कि मैं आप सबको कुछ बनाकर खिलाऊं तो मैंने मंगवा लिया। ऐसा कहकर मधु खाना बनाना शुरू कर देती है। तभी उसकी सास वहां आती है और इतनी सारी चीजें देखकर हैरान हो जाती है। अरे मधु इतनी सारी चीजें मंगवाने की क्या जरूरत थी? फिर ज्यादा खाना बनेगा फिर फेंकना पड़ जाएगा। इतना वेस्टेज मत करो बहू, थोड़ी थोड़ी चीजों से ही काम चला लिया करो। बाकी मुझे दे दो, मैं इसे अंदर रख देती हूँ, जब जरूरत हो तो मांग लेना। राधा थोड़ा थोड़ा कहते हुए बहुत सारी चीजें उठाकर अलमारी में ताला बंद कर देती है। मधु को अपनी सास की यह बात बहुत बुरी लगती है और अजीब भी लगती है। उनके जाने के बाद अनीता से कहती है, अनीता दीदी ये क्या बात हुई भला? माँ जी इतनी कंजूस क्यों है? इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जाने दो मधु, माँ जी की कंजूसी करने की आदत पड़ गई है, और सच बताऊं तो मुझे ये सब झेलने की भी आदत हो गई है अब तो। अब अपना मूड ठीक करो और चलो हम खाना बना लेते हैं, जो सामान बचा है उसी से ही। दोनों मिलकर खाना बनाती हैं, सभी के लिए खाना लगाती हैं। अनीश खाना देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। अरे मधु ये क्या, तुम तो 3 तरह की सब्जी बनाने वाली थी ना, पूरी और मिठाई, बाकी सब चीजें कहाँ गई? हाँ बनाने वाली थी, लेकिन शायद माँ जी को अलग अलग तरह का खाना बनवाना बिल्कुल पसंद नहीं है, आपकी माँ ने मना कर दिया। अरे नहीं बेटा, मैं क्यों मना करने लगी? मैं तो बस यही कह रही थी हम 5 लोग ही तो हैं खाना खाने वाले, तो इतना सादा खाना क्यों बनाना, फिर फेंका जाएगा, फिर माँ अन्नपूर्णा का अपमान होगा। ये चीजें मेरे को पसंद नहीं बेटा।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अनीता का कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा था, लेकिन वह अपने सास के डर की वजह से कुछ बना नहीं पा रही थी। तभी मधु वहां आती है। क्या हुआ दीदी, कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं मधु, क्या बताऊं, आज कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। यह सुनकर मधु कहती है, अरे दीदी तो इसमें गलत क्या है? अगर कुछ अच्छा लगता है तो बनाकर खा लो। मधु, माँ जी हमें इस चीज की परमिशन ही नहीं देगी। दीदी हम इस घर की बहुएं हैं, हमें हर बात के लिए परमिशन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दीदी, आप रुको, आज मैं आपको कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाऊंगी। ऐसा कहकर मधु अनीश के पास जाती है और अनीश के साथ बाजार चली जाती है। कुछ देर बाद वह बहुत सारा खाने का सामान लेकर आती है। तभी राधा कहती है, अरे बहू, इतना सामान तुम फिर क्यों लेकर आ रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना, आज कुछ खास है क्या? अरे नहीं माँ जी, बहुत दिन हो गए थे, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैं ये सामान लेकर आई हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन हिसाब से चीजें खर्चा किया करो ना, इतना खर्चा बार बार करना ठीक नहीं है बहू। मधु बहुत सारा सामान लेकर रसोई में अपनी चीजें बनाना शुरू कर देती है। तभी राधा वहां आती है और कहती है, मधु बेटा, इतना सब कुछ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी तुम कुछ कुछ चीजें निकाल कर बाकी सामान मुझे दे दो, मैं इसे भी अलमारी में रख देती हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तब तुम मुझसे मांग लेना। अब मधु को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये क्या बात हुई माँ जी, आप इतनी कंजूसी क्यों करती हैं? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो आज खुद बाजार जाकर सारा सामान लेकर आई हूँ, तो भी आपने चैन से खाना नहीं बनाने दिया मुझे, और अब आप इसे भी अलमारी में ठूस देना चाहती हैं कि खाना भी ढंग से नहीं खिला सकती आप हमें। इतना कहकर मधु गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहां अनीता आती है। ये तुम कैसे बात कर रही हो माँ जी से? वो हमारी सासू माँ है। लेकिन दीदी, सासू माँ को भी तो ध्यान रखना चाहिए कि हम भी उनकी बहू हैं, नौकरानी नहीं। बस बहुत हो गया मधु, तुम चुप हो जाओ, बहुत गुस्सा करती हो, चलो कमरे में चलो। शाम को जब अनीश घर आता है, मधु अनीश को सारी बातें बताती है। मेरे साथ इतनी कंजूसी नहीं चलेगी अनीश, तुम्हें माँ जी से बात करनी होगी। बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। क्या फायदा मेरा इस घर की बहू होने का जब मैं अपनी मर्जी से कुछ बनाकर खा भी नहीं सकती। अरे शांत हो जाओ मधु, मैं माँ से बात करता हूँ। अनीश अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, ये क्या लगा रखा है माँ आपने? हर बात पर इतनी कंजूसी क्यों करते हो? हर चीज में आपको अपनी ही चलानी होती है। जब देखो सारी चीजें उठाकर अलमारी में रख देती हो, फेंक क्यों नहीं देती उसे, पुरानी अलमारी को उठाकर घर से बाहर। तब राधा पवन से कहती, देख रहा है ना बेटा तू? भैया आप ही समझाइए माँ को, शायद आपकी बात समझ में आ जाए इन्हें। ऐसा कहकर अनीश गुस्से में बाहर चला जाता है। पवन अपनी माँ से कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, अगर खर्चा अच्छे से नहीं चल पा रहा तो मैं थोड़ा और पैसों का इंतजाम कर देता हूँ। पवन के ऐसा कहते ही राधा घबरा जाती है और कहती है, नहीं नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, मैं देख लूंगी, तू चिंता मत कर। दूसरी तरफ मधु परेशान होकर अपने आप से कहती है, न जाने माँ जी इतना पैसा बचाकर क्या ही करेंगी। माँ जी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो कंजूसी करती है ना, अब मैं उन्हें बताऊंगी कि कंजूसी कैसे करते हैं, तब उन्हें पता चलेगा कि कंजूसी करते हैं तो दूसरे वाले को कैसा लगता है। अगले दिन मधु अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, आपके कुछ कपड़े हैं तो मुझे दे दो। हाँ बहू, मेरी ये 2 साड़ियाँ गंदी पड़ी है, तू इन्हें धो देना। अब मधु अपने सास के कपड़े और अपने कपड़े लेकर धोने के लिए चली जाती है। कुछ समय के बाद वह कपड़े धोकर अपनी सास को कपड़े देने के लिए वापस आती है। अरे बहू, ये क्या, साड़ियाँ तो साफ ही नहीं हुई, ये तुमने कैसी साड़ियाँ धोई हैं बहू, बिल्कुल भी साफ नहीं है। माँ जी ये साड़ियाँ मैंने बिना सर्फ के धुली है, सर्फ की भी तो बचत होगी ना। अरे नहीं बहू, इसको दोबारा धो दो। अरे माँ जी कैसी बात कर रहे हो, पहने भी तो खराब होगा ना फिर। वैसे भी इतनी गंदी साड़ियाँ नहीं है जो पहनी नहीं जा सकती माँ जी। अगले दिन राधा अपनी बहू अनीता से कहती है, बहू आज मेरी सहेली आएगी तो उसके लिए एक अच्छी सी चाय बना देना बहू। थोड़ी देर बाद राधा की सहेली आ जाती है। राधा अपनी सहेली के पास बैठकर बातें करती है। अनीता किचन में चाय बनाने के लिए जाती है। तभी मधु वहां जाती है। अरे अनीता दीदी, आप रहने दीजिए, आप जाकर झाड़ू लगा लीजिए, चाय मैं बना देती हूँ। अब मधु चाय बनाने लगती है, जिसमें वह पानी डालती है, दूध नहीं डालती। अपनी सास और उनकी सहेली को लाकर देती है, वो चाय पी लेती है। राधा की सहेली जाने के बाद राधा मधु को बुलाकर कहती है,
मधु बहू, तुमने कैसी चाय बनाई है, बिल्कुल भी दूध नहीं डाला। तुम्हें पता है ना मेहमान आते हैं तो क्या इस तरह की चाय नहीं बनाते। अरे माँ जी, अगर आपकी सहेली को चाय पसंद आ जाती तो वो रोज रोज आकर चाय पीती। अब अच्छी बात है ना, अब वो हमारे घर पर नहीं आएंगी तो चाय भी नहीं बनानी पड़ेगी और नाश्ता भी नहीं देना पड़ेगा। सोचो ना माँ जी, मैंने आपके चाय का पैसा बचा लिया। मैंने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। ऐसा कहकर मधु अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी राधा अब क्या करती, करे भी तो क्या करे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज राधा अपने कमरे में ही बैठी रहती है। कमरे में काफी अंधेरा होता है क्योंकि वहाँ की लाइट खराब हो जाती है। तभी अनीता वहाँ आती है। माँ जी, आपके कमरे की तो लाइट खराब हो गई है, रुकिए मैं अभी दूसरी लाइट लगा देती हूँ। अनीता किचन में लाइट लेने के लिए जाती है। तभी मधु वहाँ आ जाती है। लाइए दीदी, माँ जी के कमरे में लाइट की व्यवस्था मैं कर देती हूँ, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। अनीता मधु की बात सुनकर अपने कमरे में चली जाती है। मधु एक मोमबत्ती उठाती है और अपने सास के कमरे में ले जाकर उसे जला देती है। माँ जी, देखा कैसा लगा मेरा आइडिया, इसी बहाने कम से कम बिजली का थोड़ा सा बिल तो बचेगा ना। ऐसा कहकर मधु वहां से चली जाती है। अगले दिन सभी लोग खाना खाकर उठते हैं तो राधा कहती है, अरे बहू, मेरी अजवाइन का डब्बा कहाँ गया। ये रहा माँ जी। राधा देखती है डब्बे में अजवाइन खत्म हो गई थी। अरे बहू, तुझे तो पता है ना मुझे खाना खाने के बाद अजवाइन खाने की आदत है। अरे माँ जी, मैंने ही दीदी को मना किया था, अजवाइन खाने से कोई फायदा नहीं होता। खाना तो हम पेट भर कर ही खाते हैं ना, कम से कम इसमें अजवाइन के पैसे तो बचा ले। अब राधा समझ जाती है कि मधु उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। राधा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पवन अपनी माँ से कहता है, अरे आज शाम को सब तैयार है ना, हम सब मिलकर शॉपिंग करने जाएंगे। ऐसा कहकर पवन वहां से चला जाता है। शाम को सब लोग शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। पवन अपनी माँ से कहता है, माँ, जिस चीज की भी जरूरत हो ना वो ले लेना, मैं पैसे दे दूंगा। अरे सच में अनीश, थैंक यू सो मच, मुझे कितने सारे कपड़े, ज्वेलरी और कुछ सामान भी लेना था। दीदी चलिए हम दोनों अपने लिए कपड़े सेट करते हैं। अनीता और मधु शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। तभी राधा पवन से कहती है, बेटा एक बात बता, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तू सबको शॉपिंग करवा रहा है। माँ, पिछले दिनों से आपके और मधु के बीच में जो भी चल रहा है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैंने देखा कि घर में कुछ पैसों की तंगी आ रही है, तो इसलिए मैंने 3 लाख रुपए का लोन ले लिया। यह सुनकर राधा के तो जैसे होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, ये तूने क्या किया बेटा, इस तरह लोन नहीं लेना चाहिए बेवजह। माँ, मैं क्या करता, मधु को हर चीज के लिए मना करना भी तो अच्छा नहीं लगता ना, और तुम्हें भी तो कुछ नहीं कह सकता, तो मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कर दिया। ऐसा कहकर अनीश मधु के पास जाकर खड़ा हो जाता है और शॉपिंग करवाने लगता है। राधा बहुत उदास थी। तभी शॉपिंग करके सब घर आते हैं। तब राधा चुपचाप अपने कमरे में जाती है और 3 लाख रुपए लेकर बाहर आती है और पवन को देते हुए कहती है, बेटा इतनी छोटी सी बात के लिए लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत होती तो तुम्हें मुझे कहना चाहिए था ना। ये लो 3 लाख रुपए, अभी जाकर अपना लोन चुका दो। राधा के पास 3 लाख रुपए देखकर सभी लोग बड़े हैरान हो जाते हैं। माँ, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुम फिर हमें इतना परेशान क्यों करती हो हर चीज के लिए। इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए ना माँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ माँ, तुमने हमें बताया भी नहीं तुम्हारे पास इतने पैसे रखे हुए हैं। जब भी तुम्हारे पास पैसे हैं फिर भी तुम इतनी कंजूसी करती हो। राधा कुछ नहीं कहती, पैसे अनीश को देकर वहां से चली जाती है। पवन उन 3 लाख रुपए से अपना लोन पूरा कर देता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अचानक से राधा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। सभी लोग एम्बुलेंस में राधा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। तब डॉक्टर पवन से कहता है, उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, हमें तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन में कम से कम भी 2 लाख रुपए का खर्चा होगा। राधा भी डॉक्टर की बात सुन लेती है और ये मन ही मन सोचने लगती है, मैंने अपने बेटे बहू के साथ बहुत कंजूसी करी है, अब वो लोग मेरा इलाज भी नहीं करवाएंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर की बात सुनकर मधु कहती है, डॉक्टर साहब आप पैसों की चिंता मत कीजिए, हम सब बंदोबस्त कर लेंगे, बस आप माँ जी का इलाज अच्छे से करिए। ऐसा कहकर मधु अपने पापा को फोन करती है। उनसे 1.5 से 2 लाख रुपए मांग लेती है। अस्पताल में वह पैसे जमा करवा देती है। राधा का ऑपरेशन भी हो जाता है। कुछ दिनों में राधा ठीक होकर अपने घर आ जाती है। राधा को पता चलता है मधु ने अपने पापा से पैसे लेकर राधा का इलाज करवाया था। बहू, तुम अपने पिताजी से लिए हुए पैसे उन्हें वापस कर दो, मेरे पास अभी भी 2 लाख रुपए हैं, मैं तुम्हें दे दूंगी। यह सुनकर सब फिर हैरान हो जाते हैं। तब पवन कहता है, माँ, तुम्हारे पास अभी भी 2 लाख रुपए हैं,
हाँ बेटा, ये जीवन भर की कंजूसी करने का नतीजा है। तुम जानना चाहते हो आखिर मैंने इतनी कंजूसी क्यों करी? तो सुनो, तुम्हारे पिताजी एक बस ड्राइवर थे। उन्होंने अपने भाई बहन की शादी के लिए लोन ले रखा था, इसलिए वो दिन रात बस ड्राइवरी करते रहते थे। एक दिन नींद में गाड़ी चलाने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी जान चली गई। बस इसलिए मैं कंजूसी करके पैसे बचाती हूँ ताकि मेरे जीते जी मेरे बच्चों को लोन लाने ना पड़े। लोन से होने वाली परेशानियों से वो बच सके। जब उन्हें राधा की कंजूसी करने का कारण पता चला तो सब लोग बड़े हैरान रह गए। तब मधु कहती है, माँ जी हमने आपको बहुत गलत समझा, आप हमारे लिए ही ये सब कुछ कर रही थी। माँ जी हमें माफ कर दीजिए। हाँ हाँ माँ जी, मधु सही कह रही है, गलती हमसे हुई है, हम आपको समझ नहीं सके। दोनों बहू के साथ साथ उनके दोनों बेटे भी फिर उनसे माफी मांगते हैं। बिना वजह की कंजूसी रिश्तों में कड़वाहट लाती है और बिना समझे किया हुआ खर्चा भविष्य में परेशानी बन सकता है। बचत करना गलत नहीं है, लेकिन उसकी वजह और मंशा परिवार से छुपाने में गलतफहमियां पैदा होती हैं।